हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ओरा। डेली करंट अफेयर्स में आपका फिर से स्वागत है। आज के सेशन में हम 23 जून की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। तो बढ़ते हैं अपने पहले एमसीक्यू की तरफ। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन विच डे। आपको बताना है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस दुनिया भर में किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 21 जून को। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ई, 21 जून। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2022। 2022 के इंटरनेशनल योगा डे की थीम क्या थी। तो ये थी अपना योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है बी, वो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट रहेगा। योगा फॉर ह्यूमैनिटी 2022 के इंटरनेशनल योगा डे की थीम थी। उसके बाद, इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द सोलिस्टिस इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन विच डे। आपको बताना है संक्रांति के उत्सव का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 21 जून को। तो ये डे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपसे किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग won UNESCO's King Hamad bin Isa Al Khalifa Prize for the use of ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन फॉर द ईयर 2021। देखिए 2021 में आईसीटी का यूज करने वाले, एजुकेशन में आईसीटी का यूज करने वाले किस इंस्टीट्यूशन को यूनेस्को का किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज दिया गया है। तो ये दिया गया है CIET यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इसको ये अवार्ड दिया गया है। तो आपके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है यानी ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद, आर रविंद्रन हु पास्ड अवे रिसेंटली इज ए वेल नोन। आपको बताना है कि आर रविंद्रन का हाल ही में निधन हो गया है। तो आपको बताना है कि ये किस फील्ड में थे। ठीक है, तो ये क्या थे, तो ये थे एक फोटो जर्नलिस्ट। ठीक है, फोटो जर्नलिस्ट थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आर रविंद्रन जिनका हाल ही में निधन हुआ वो फोटो जर्नलिस्ट थे। ठीक है, उसके बाद, who has won the Women's Prize for Fiction this year for her novel The Book of Form and Emptiness। ठीक है, हाल ही में किस महिला को, ठीक है, इस महिला को महिला प्राइज फॉर फिक्शन मिला है। ठीक है, और उनकी नोवेल का नाम है द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस। तो ये मिला है रुथ ओजेकी को। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ई, रुथ ओजेकी। रुथ ओजेकी को वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन मिला है। उसके बाद, विच मिनिस्ट्री विच मिनिस्ट्री हैज डिक्लेयर्ड द आईटी रिसोर्सेज ऑफ आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक एंड यूपीआई मैनेजिंग एंटिटी एनपीसीआई एज ए क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने ये डिक्लेयर किया है कि जो आईसीआईसीआई के बैंक के जो आईटी रिसोर्सेज हैं और एचडीएफसी के आईटी रिसोर्सेज हैं, यूपीआई मैनेजिंग आइडेंटिटी जो कि एनपीसीआई के अंडर काम करती है, ये सब क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये किया है, ये डिक्लेरेशन किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये डिक्लेयर किया है कि आईसीआईसीआई बैंक के जो आईटी रिसोर्सेज है, एचडीएफसी के आईटी रिसोर्सेज हैं, और यूपीआई मैनेजिंग आइडेंटिटी जो कि किसके, एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है, वो सब क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद, नेम द ऑथर ऑफ द बुक गौतम अदानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया। आपको ये बताना है कि गौतम अदानी के जीवनी पर एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है गौतम अदानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया। उसके लेखक कौन है, उसके लेखक है RN भास्कर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में रहेगा। ठीक है, RN भास्कर। उसके बाद, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वोन द कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है, ये जीता है ये बुल रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टापेन ने। तो यहाँ पर जो
सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद हु हैज लॉन्च्ड एन इनोवेटिव प्रोजेक्ट नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर निपुण इन न्यू दिल्ली। देखिए हाल ही में एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, ठीक है, अपने एक यूनियन मिनिस्टर के द्वारा, जिसका नाम है निपुण। और निपुण क्या है, एक इनिशिएटिव है जिसमें क्या है, प्रमोशन किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा अपस्किलिंग को ऑफ निर्माण वर्कर, जो भी एक तरीके से श्रमिक है, मजदूर वर्ग है, उनके प्रमोशन के लिए एक निपुण नाम की योजना या पहल शुरू की गई है एक यूनियन मिनिस्टर के द्वारा। तो आपको बताना है कि ये यूनियन मिनिस्टर कौन है। तो ये हैं अपने हरदीप सिंह पुरी। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ई, हरदीप सिंह पुरी ने एक निपुण योजना शुरू की है श्रमिकों के लिए। उसके बाद हु हैज बिकम द जॉइंट फिफ्थ हाईएस्ट गोल स्कोरर इन इंटरनेशनल फुटबॉल। देखिए आपको बताना है कि इंटरनेशनल फुटबॉल में 5वें नंबर पर कौन सबसे ज्यादा गोल स्कोरर बने हैं। तो ये बने हैं अपने भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री। सुनील छेत्री ने हाल ही में अपना 84वां गोल कंप्लीट किया है और इसकी वजह से वो क्या है, पांचवें, विश्व में पांचवें सबसे ज्यादा गोल करने वाले गोल स्कोरर बन गए हैं। ठीक है, उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ मिलात कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बेस्ड आउट ऑफ, ये आपको बताना ये कहां पर है। ठीक है, रिजर्व बैंक ने हाल ही में क्या किया है, एक मिलात कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। तो आपको बताना है ये किस राज्य का बैंक था। तो ये था कर्नाटका का बैंक। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, ये कर्नाटका का बैंक था मिलात कोऑपरेटिव बैंक, और हाल ही में आरबीआई ने इस बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurated the Center for Brain Research at the Indian Institute of Science IISc। कहां पर है ये IISc, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी ने सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था का फाउंडेशन किया है, और ये किया है IISc बेंगलोर में। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बेंगलोर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, बेंगलोर में जो IISc बेंगलोर है उसके परिसर में ही इस सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च खोला जाएगा। ठीक है, एक तरीके से सेंटर खोला जाएगा जो कि ब्रेन को रिसर्च करेगा, ब्रेन के रिगार्डिंग रिसर्च करेगा। ठीक है, उसके बाद Who among the following has won कोलंबियाज प्रेसिडेंसी इलेक्शन। देखिए कोलंबिया के प्रेसिडेंसी इलेक्शंस को किसने जीता है। ठीक है, यानी कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो ये बने हैं गुस्टावो पेट्रो। ठीक है, ये आप नाम याद रखें, गुस्टावो पेट्रो, ये कोलंबिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। उसके बाद सेलिंग प्राइस ऑफ बैंक नोट इन द डिनोमिनेशन ऑफ 20, 50 एंड 100 and 200 has gone up in the fiscal year 2022। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड पासेस आर सिचुएटेड इन वेयर। तो आपको बताना है कि हाल ही में न्यूज रही है कि जो 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए और 100 रुपए 200 रुपए के नोट हैं, उनका जो खर्च है, उनका जो सेलिंग प्राइस है, एक तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रिंट है, वो बढ़ गया है। ठीक है, यानी अब जो इनको छापने में, इन नोटों को छापने में जो कीमत आएगी वो ज्यादा आएगी। ठीक है, लेकिन 500 रुपए के जो नोट हैं वो उसी कीमत पर छपेंगे। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ बैंक नोट इन द डिनोमिनेशन ऑफ 20, 50, 100 एंड 200, ये इनकी जो कीमत है, इनकी जो सेलिंग प्राइस है वो बढ़ गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो इन नोटों को जो छापता है, जिसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड, ये कहां पर स्थित है। तो ये है अपने मैसूर में। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, मैसूर। तो अपना रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड मैसूर में है। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी पहली न्यूज की तरफ। 23 जून की पहली न्यूज है, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना लॉन्च की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, इस योजना के बारे में पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया है गुजरात गौरव अभियान वडोदरा में। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि गुजरात गौरव अभियान कहां से शुरू हुआ, वडोदरा से। ठीक है, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। अगर हम बात करें यहाँ पर उन्होंने इनॉग्रेट किया है और यहाँ पर जो एक तरीके से फाउंडेशन स्टोन को ले किया है मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना का, ठीक है। और बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ से लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मातृशक्ति मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना यहाँ पर शुरू की गई है और ये जो योजना है इसके तहत हम महिलाओं का विकास के लिए, महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, ठीक है। उनको प्रमोट करेंगे, उनके एक तरीके से उनकी फ्रीडम, उनके रहन सहन, उनके लिए खाना पीने की व्यवस्था, उनके काम करने की व्यवस्था, इन सभी को सुनिश्चित किया जाएगा मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना में, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा से शुरू किए हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है यहाँ से लगभग 21,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट क्या है उनकी स्थापना की गई है, एक तरीके से उनको स्टार्ट किया गया है, इनोग्रेट किया गया है। अगर हम बात करें गुजरात के जो सीएम है वो भूपेंद्र भाई पटेल हैं और यहाँ के जो गवर्नर है वो आचार्य देवव्रत है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रुचिरा कंबोज नेम्ड एज नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूएन। देखिए रुचिरा कंबोज जो कि एक भारतीय रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव है टू फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव ऐसे बोल सकते हैं। तो ये बनेगी अपने यूएन की नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, भारत की परमानेंट यानी स्थायी, एक तरीके से स्थायी प्रतिनिधि बनेगी, ठीक है। अगर इनके बारे में पढ़ें तो ये सीनियर डिप्लोमेट है, सीनियर डिप्लोमेट रुचिका कंबोज, और ये हाल ही में यानी करंटली ये एम्बेसडर है टू भूटान की एम्बेसडर है रुचिरा कंबोज, ठीक है। यानी भारत की ओर से भूटान में ये क्या है, एम्बेसडर है और ये बनेगी अपनी नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन में ये परमानेंट यानी स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में काम करेगी, प्रतिनिधि के रूप में काम करेगी, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये रिप्लेस करेंगे टीएस त्रिमूर्ति को, ठीक है। यानी हाल ही में इंडिया की ओर से जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है वो है टीएस त्रिमूर्ति और इसको रिप्लेस करेंगी अपनी रुचिरा कंबोज, ठीक है। उसके बाद सनन ढाका सेक्योर्ड फर्स्ट रैंक टू द फर्स्ट वुमेन्स एनडीए बैच, ठीक है। यानी सनन ढाका ने जो एनडीए का पहला महिला बैच है उसमें फर्स्ट रैंक हासिल की है, ठीक है। तो एक ऐसा कह सकते हैं कि ये पहली, एक तरीके से पहली महिला है जिन्होंने एनडीए के पहले बैच में फर्स्ट रैंक ली थी, ठीक है। यानी एनडीए का जो महिला बैच है अभी शुरू हुआ है उसमें ये पहली रैंकर है, यानी फर्स्ट रैंक पर आई है। अगर हम बात करें सनन ढाका की तो सनन ढाका ये सुनधाना विलेज रोहतक से है, ठीक है। यानी ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं, रोहतक से बिलोंग करती हैं और इन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल की है जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें, और ये पहली वोमेन एनडीए बैच की फर्स्ट रैंकर है। यानी इन्होंने जो पहला बैच है एनडीए महिलाओं का पहला बैच है उसमें पहली रैंक हासिल की है। अगर हम बात करें तो ओवरऑल इसने 10वीं रैंक हासिल की है। जैसे अगर हम बॉयज को भी काउंट करें तो ये 10वीं पोजीशन पर रही है और लड़कियों में ये पहले नंबर पर रही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें शाबाश मिट्ठू एक बायोपिक है किसके ऊपर, फॉर्मर इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम कैप्टन मिथाली राज के ऊपर। हाल ही में ये अनाउंसमेंट हुई है कि 15 जुलाई से ये मूवी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये बायोपिक जो किसके पर है, इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम कैप्टन मिथाली राज पर है। हाल ही में इसके बारे में ये चर्चा में रही है और 15 जुलाई से ये मूवी रिलीज हो जाएगी, ठीक है, जिसका नाम है शाबाश मिट्ठू। अगर हम डिटेल पढ़े तो फिल्म मेकर सृजित मुखर्जी ने इस फिल्म को क्या किया है, एक तरीके से डायरेक्ट किया है, जिसका नाम रहेगा शाबाश मिट्ठू। इसमें तापसी पानू स्टारर रहेगी, यानी यहाँ पर क्या है, एक्ट्रेस कौन रहेगी, तापसी पानू, और मिथाली राज जो कि अपने महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है उनके ऊपर ये बायोपिक रहने वाली है, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो डेट चूज की गई है, सिलेक्ट की गई है वो 15 जुलाई है। 15 जुलाई में आप इसको थिएटर में जाकर देख सकते हैं। अगर हम बात करें तो ये मूवी लिखी गई है प्रियन अवेन के द्वारा और इसको स्क्रीन प्ले किया जाएगा शाबाश मिट्ठू के द्वारा, ठीक है। अगर हम बात करें अमित त्रिवेदी ने यहाँ पर क्या है, साउंड दिया है, म्यूजिक दिया है। उसके बाद इंडिया की फर्स्ट बालिका पंचायत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत की पहली बालिका पंचायत ये कहां पर शुरू की गई है। ये 5 विलेज गुजरात के 5 गांव में शुरू की गई है भारत की पहली बालिका पंचायत।
इनके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। देखिए, द कंट्रीज फर्स्ट एवर, यानी अभी तक की पहली, देश की पहली बालिका पंचायत शुरू हुई है गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट के 5 गांव में शुरू की गई है बालिका पंचायत। ठीक है, अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट अगर पंचायत की, तो ये कुनारिया, मस्का, मोटागू, गुआ एंड वडसर, ये गांव हैं जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। इन 5 गांव में बालिका पंचायत शुरू की गई है। अगर हम बात करें तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन का ही एक पार्ट है। इसमें क्या है, लड़कियों को, बेटियों को प्रमोट करने के लिए, उनको एक तरीके से फ्रीडम देने के लिए, उनको उनके पोजीशन को, उनके स्टेटस को हाई करने के लिए ये बालिका पंचायत शुरू की गई है। अगर हम बात करें बालिका पंचायत में जो लड़कियां हैं वो 11 से 21 साल तक की लड़कियां रहेंगी और वो क्या करेंगी, पंचायत को मैनेज करेंगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सिंगल यूज प्लास्टिक यूज टू बैंड बाय यूनियन गवर्नमेंट फ्रॉम 1 जुलाई 2022 से, यानी अपनी यूनियन गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार है, वो 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने जा रही है। ठीक है, अगर हम बात करें तो सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो जाएगा 1 जुलाई से 2022 से, ये कहना है यूनियन गवर्नमेंट का, यानी केंद्रीय सरकार का। अगर हम बात करें सिंगल यूज प्लास्टिक में क्या क्या आता है, इसमें पॉलिस्ट्रीन आता है, एक्सपेंडेड पॉलिस्ट्रीन, यानी बोटल्स वगैरह, पॉलिथीन वगैरह जो थैले होते हैं वो उन सभी पर बैन कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें तो ये बैन रहेगा 1 जुलाई 2022 से। ठीक है, पूरे राष्ट्र में। अगर हम बात करें तो मंगोलिया की एक बहुत ही सुंदर लेक है जिसका नाम है खुस खुस गुल खुवस गुल। ठीक है, तो नाम है खुवस गुल, मंगोलिया की एक बहुत ही शानदार और सुंदर लेक है खुवस गुल। तो यूनेस्को ने इसको, यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व ने इसको क्या किया है, एक तरीके से रिकॉग्नाइज्ड किया है। तो आपको ध्यान रखना है खुवस गुल जो लेक है वो कहां पर है, मंगोलिया में है। ठीक है, अगर हम बात करें खुवस गुल लेक की, ये नेशनल पार्क है मंगोलिया में। इसको ऐड किया गया है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ यूनेस्को, यानी यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में खुवस गुल लेक को ऐड किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये डिसीजन लिया गया है, कब लिया गया है, ये डिसीजन लिया गया है इंटरनेशनल कोऑपरेटिंग काउंसिल ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर के 34वें सेशन में। ठीक है, अगर हम बात करें जो ये डिसीजन है खुवस गुल लेक को ऐड करने का यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में, तो ये लिया गया है, ये डिसीजन लिया गया है इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर के 34वें सेशन में, जिसका आयोजन हो रहा था पेरिस फ्रांस में। तो आपके लिए ये न्यूज भी इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर का आयोजन कहां पर हो रहा था, ये हो रहा था पेरिस फ्रांस में। और उसके 34वें सेशन में ये डिसीजन लिया गया कि खुवस गुल लेक जो कि मंगोलिया की लेक है उसको यूनेस्को की साइट्स में ऐड किया जाएगा। अगर हम बात करें यूनेस्को की स्थापना, इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, पेरिस में है। और मेंबर इसके 193 कंट्री हैं। और इसके हेड है ओद्रे ओजुले। ठीक है, तो ओद्रे ओजुले क्या है, ओजुले इसके हेड है। ये आपको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम थोड़ा सा अजीब है। ठीक है, लेकिन आपसे किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद इंडियाज फंड इन द स्विस बैंक जंप ओवर 30 लाख करोड़ इन 2021। देखिए, स्विस बैंक की एनुअल रिपोर्ट 2021 में ये पाया गया है कि जो भारतीय डिपॉजिटर है, हो सकता है वो इंडिविजुअल्स हो सकता है वो कोई फर्म हो, तो टोटल जो सम है वो लगभग 30 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। अगर हम बात करें डिटेल की तो देखिए क्या है, जो अपना फंड्स है वो पार्क्ड बाय इंडियन इंडिविजुअल, या तो किसी व्यक्ति व्यक्तिगत फंड हो सकता है या फिर किसी फर्म का फंड हो सकता है स्विस बैंक में। ठीक है, हो सकता है ये इंडियन बेस्ड कोई ब्रांच का फंड हो या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हो। तो ये 14 साल के पिछले रिकॉर्ड को कवर कर चुके हैं, यानी तोड़ चुके हैं। और अब जो स्विस बैंक में जो इंडिया का फंड है वो लगभग 3.83 बिलियन स्विस फ्रैंक हो गया है, यानी लगभग 30.5 करोड़, 30,000 करोड़, 30,500 करोड़, यानी 30,500 करोड़
से ज्यादा हो गया है और इसने पिछले 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, यानी अब तक पिछले 14 सालों में अब तक इतना अमाउंट नहीं हुआ था। ठीक है, तो अब जो डिपॉजिट डिपॉजिट है इंडिया का, यानी ये किसी इंडिविजुअल का हो सकता है, किसी बैंक का हो सकता है, किसी फर्म का हो सकता है, तो वो टोटल डिपॉजिट अब 30,500 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है स्विस बैंक में। ठीक है, और ये बात किसने कही है? ये स्विस बैंक की एनुअल रिपोर्ट ने कही है। ठीक है, अगर हम बात करें स्विस नेशनल बैंक के चेयरमैन की तो और गवर्निंग बोर्ड की, तो ये हैं थॉमस जे जॉर्डन। थॉमस जे जॉर्डन क्या है? स्विस बैंक के चेयरमैन है या गवर्निंग बोर्ड है। अगर हम बात करें तो इसके हेड ऑफिस की, तो स्विस बैंक का हेड ऑफिस है बर्न जूरिक में। ठीक है, बर्न जूरिक में, और इसकी स्थापना हुई थी 1854 में। तो आपके लिए स्विस बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कौन है, हेडक्वार्टर कहां पर है और इसके चेयरमैन कौन है। उसके बाद ह्यूज स्टिंगरे ब्रेक्स द रिकॉर्ड ऑफ बिगेस्ट फ्रेश वाटर फिश। देखिए, हाल ही में एक फ्रेश वाटर फिश को रिकॉग्नाइज्ड किया गया है, देखा गया है, जिसका नाम है स्टिंगरे। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टिंगरे है, इन्होंने वर्ल्ड के बिगेस्ट फ्रेश वाटर फिश के रूप में रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही एनॉर्मस, एक तरीके से एनॉर्मस फिश है, बहुत ही विशाल फिश है, जिसका नाम है स्टिंगरे मोल्टून। ठीक है, ये स्नेक की गई है एट द एंड ऑफ लाइन बाय फिशरमैन, वाज लार्जर देन एनी फिश एवर। देखिए, अभी तक फ्रेश वाटर अगर हम फिश की बात करें, फ्रेश वाटर फिश की बात करें, तो इससे पहले ऐसी इतनी लार्ज विशाल का फिश नहीं देखी गई है, और इसका नाम है स्टिंगरे मोल्टून। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये किस फिशरमैन ने देखी है? ये एक 42 वर्षीय फिशरमैन जिसका नाम है काओह प्रेयाह। काहो प्रेहाह, ये एक नाम है, काओह। ठीक है, काओ प्रेहाह, इन्होंने इसको क्या है ढूंढा है, और कहां पर ढूंढा है? मैकोंग रिवर कंबोडिया में। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो सबसे विशाल का फ्रेश वाटर फिश है वो कौन सी रिवर में पाई गई है? मैकोंग रिवर कंबोडिया में। ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु बना है द लार्जेस्ट स्टेट इन आउटस्टैंडिंग माइक्रो फाइनेंस लोन। अगर हम बात करें बकाया माइक्रो फाइनेंस ऋण की, ठीक है, एक तरीके से लोन की, माइक्रो फाइनेंस लोन की, तो सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग किसकी रहती है? तमिलनाडु की रहती है। तो तमिलनाडु के पास सबसे ज्यादा माइक्रो फाइनेंस लोन है। ठीक है, तो अब ऐसा कह सकते हैं कि जो तमिलनाडु है सबसे ज्यादा ऋणी है। ठीक है, सारे स्टेट्स में सबसे ज्यादा ऋणी, माइक्रो फाइनेंस लोन में सबसे ज्यादा ऋणी वो कौन है? तमिलनाडु है। अगर डिटेल पढ़े तो क्या है, देखिए, तमिलनाडु ने तमिलनाडु ने माइक्रो फाइनेंस लोन में उसकी आउटस्टैंडिंग में बिहार को भी और वेस्ट बंगाल को भी पीछे छोड़ दिया है, और सबसे बड़ा स्टेट बन गया है माइक्रो फाइनेंस लोन आउटस्टैंडिंग में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो ये बात कही गई है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क यानी MFIN की रिपोर्ट के द्वारा, ऐसा बताया गया है कि तमिलनाडु के पास आउटस्टैंडिंग सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगर हम बात करें तो मई 31 मई 2022 तक की रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु के पास लगभग 36,806 करोड़ रुपए का ऋण है। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस लोन का आउटस्टैंडिंग है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के अकॉर्डिंग उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2022 तक की रिपोर्ट तक देखी जाए तो तमिलनाडु के पास लगभग 36,806 करोड़ रुपए की आउटस्टैंडिंग है, माइक्रो फाइनेंस लोन आउटस्टैंडिंग है, यानी अभी तमिलनाडु पर इतना क्या है? कर्ज है। ठीक है, अगर हम बात करें तमिलनाडु की कैपिटल की, तो कैपिटल है चेन्नई, और इसके चीफ मिनिस्टर है MK स्टैलिन, और गवर्नर है RN रवि। तो आपके लिए ये स्ट्रेटेजी के भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप इसको कवर करेंगे। उसके बाद यूनियन मिनिस्टर विश्वेश्वर विश्वेश्वर टुडू, इन्होंने इनोग्रेट किया है 20th फोक फेयर इन ओडिशा पुरी। ओडिशा के पुरी में, ठीक है, ओडिशा के पुरी में विश्वेश्वर टुडू ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर है, इन्होंने एक 20वां फोक फेयर यानी एक तरीके से लोक मेले की शुरुआत की है। ठीक है, 20वें लोक मेले की शुरुआत पुरी में, ओडिशा के पुरी में अपने यूनियन मिनिस्टर विश्वेश्वर टुडू ने की है। अगर हम बात करें तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड ट्राइबल अफेयर्स एंड जल शक्ति, देखिए ये है विश्वेश्वर टुडू।
तो आपसे पूछा जा सकता है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल्स अफेयर एंड जल शक्ति ये है विश्वेश्वर तुडू। इन्होंने इनोग्रेट किया है 20वें फोक फेयर को, यानी 20वें लोक मेले को, जो कि नेशनल ट्राइबल फोक सॉन्ग एंड डांस फेस्टिवल है। ठीक है, एक तरीके से ये फेस्टिवल है किसके रिगार्डिंग, ट्राइबल फोक सॉन्ग एंड डांस फेस्टिवल रहेगा। और 13वें कृषि फेयर 2022 का इनॉग्रेशन किसने किया है, विश्वेश्वर तुडू ने ही किया है, ओडिशा के पुरी में। ठीक है, ओडिशा के पुरी में इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है, 13वें कृषि फेयर का और 20वें फोक फेयर का। तो यहां पर दो इनॉग्रेशन हुए हैं, एक तो 20वें फोक फेयर का और 13वें कृषि फेयर का। ठीक है, अगर हम बात करें ओडिशा की कैपिटल की, तो ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, गवर्नर है गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असम बिकम 36th स्टेट और यूटी टू इंप्लीमेंट वन नेशन वन राशन कार्ड। देखिए, हाल ही में अगर हम बात करें तो सारे जितने भी स्टेट्स हैं वो क्या है, इंप्लीमेंट कर रहे हैं एक स्कीम को, जिसमें स्कीम का नाम है वन नेशन वन राशन कार्ड। ठीक है, वन वन नेशन वन राशन कार्ड। तो वन नेशन वन राशन कार्ड एक स्कीम है जिसमें क्या है, सभी व्यक्तियों को, सभी घरों को जोड़ा जा रहा है ताकि फूड सिक्योरिटी को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, लोगों को के लिए फूड सिक्योरिटी को प्रमोट किया जा सके। तो असम आखिरी स्टेट बना है। हम देखें तो 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं, तो 28 और 8 36 होते हैं। तो सबसे आखिरी स्टेट जो इंप्लीमेंट कर रहा है वन नेशन वन राशन कार्ड वो है असम। ठीक है, अगर हम बात करें पहला स्टेट कौन सा है जिसने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को लॉन्च किया था, एक तरीके से इंप्लीमेंट किया था, वो है गुजरात। अगर हम बात करें यूटी की, जिसने पहली बार वन नेशन वन राशन कार्ड इंप्लीमेंट किया है, वो है चंडीगढ़। ठीक है, तो पहला स्टेट था गुजरात और पहला यूटी था चंडीगढ़, और आखिरी स्टेट जिसने ये वन नेशन वन राशन कार्ड को इंप्लीमेंट किया है वो है असम। ठीक है, अगर हम बात करें असम की, तो असम बन गया है 36वां स्टेट जिसने वन नेशन वन राशन कार्ड को स्कीम को क्या है, इंप्लीमेंट किया है। अगर हम बात करें तो इसमें यूनियन टेरिटरी के अंदर ये फूड सिक्योरिटी को पोर्टेबल बनाया जाएगा और थ्रू आउट द कंट्री इसमें क्या है, जो फूड सिक्योरिटी है उसको क्या है, हम प्रमोट करेंगे। ठीक है, उसको हम एक तरीके से अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे फूड सिक्योरिटीज को, यानी लोगों के लिए जो खाने की व्यवस्था है वो कराई जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें असम की कैपिटल की, तो असम की कैपिटल है दिसपुर और चीफ मिनिस्टर है हिमांत बिस्वा शर्मा और गवर्नर है जगदीश मुखी। तो आपके लिए असम से रिलेटेड जो जीके है वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंडिया इंडिया कम्स थर्ड इन रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन इन 2021। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया तीसरे स्थान पर है रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन में। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया ने रैंक किया है थर्ड पोजीशन को। ठीक है, ग्लोबली पूरे विश्व में तीसरी पोजीशन पर रहा है इंडिया, किस रिगार्डिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी एडिशन में। ठीक है, 2021 की किसमें, रिन्यूएबल पावर एडिशन में भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है। अगर हम बात करें तो भारत ने लगभग 15.4 गीगावाट का एक रिन्यूएबल पावर इंस्टॉलेशन किया है। उसके बाद अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना पहले नंबर पर है जिसने 136 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी या रिन्यूएबल पावर इंस्टॉलेशन किया है। सेकंड नंबर पर रहा यूएस ने 43 गीगावाट का रिन्यूएबल पावर इंस्टॉलेशन किया है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है भारत, और भारत ने 15.4 गीगावाट का रिन्यूएबल पावर इंस्टॉलेशन किया है। तो भारत की पोजीशन तीसरी है, चाइना यूएस के बाद तीसरे नंबर पर भारत आता है। अगर हम बात करें तो रैन 21 रिन्यूएबल 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट यानी जीएसआर 2022 के इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि जो इंडिया है, इंडिया की रैंक तीसरी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इंडिया की रैंक तीसरी है, ये किस रिपोर्ट में जारी हुआ है, ये हुआ है रैन 21 रिन्यूएबल्स 2022 की ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट में। ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट किसकी, रैन 21। रैन 21 क्या है, सारे देश, बहुत सारे देश मिलकर रिन्यूएबल एनर्जी को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, और वो क्या करना चाहते हैं, वो 2050 तक जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन के जो टारगेट को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, यानी 2050 तक वो ऐसी पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगी जिसमें
क्या है, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका एमिशन जीरो हो जाए, ठीक है। यानी ग्रीन हाउस गैसेज के जितना भी एमिशन है उन सभी को रोकने के लिए 2050 तक रोकने के लिए सभी 100 लगभग 135 नेशन ने 135 देशों ने शपथ ली थी। कहां पर, रेन 21 रिन्यूएबल एनर्जी फॉर्म 2022 में, ठीक है। अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन का एक कॉन्फ्रेंस होती है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जिसको COP 26 बोलते हैं। इसका नवंबर 2021 में आयोजन हुआ था और यहीं पर ये 135 देशों ने क्या है 2050 तक जो ग्रीन हाउस गैस है उनके एमिशन को रोकने की शपथ ली है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेज को रोकने की जो शपथ है वो 135 देशों के द्वारा कहां पर ली गई थी, ये ली गई थी यूएन के क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP 26 में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिया की वुमेन्स रेसलिंग टीम विन अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप। देखिए, इंडिया की महिला रेसलिंग टीम ने जो अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप है वो जीत ली है। अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप भारतीय महिला टीम ने जीत ली है, ठीक है। अगर हम बात करें तो इंडियन वुमेन्स रेसलिंग टीम, इन्होंने 5 मेडल जीते हैं और जीत ली है अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप, ठीक है। तो अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप को जीता है इंडियन वुमेन्स रेसलिंग टीम ने और लगभग 5 मेडल के साथ ये जीत हासिल की है। अगर हम बात करें अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप, इसका आयोजन हो रहा था बिश्केक किर्गिस्तान में। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इंडियन वुमेन्स रेसलिंग टीम ने जो किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित हो रही थी अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप, उसको जीत लिया है। अगर हम बात करें तो जापान ये रनर अप रहा है, जापान सेकंड पोजीशन पर रहा है और मंगोलिया ये रहा है अपनी तीसरी पोजीशन पर, ठीक है। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू ये मे बिकम इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल एंड सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट, ठीक है। देखिए, एनडीए की ओर से जो प्रेसिडेंसी पोस्ट के लिए जो नॉमिनी है वो है द्रौपदी मुर्मू, और द्रौपदी मुर्मू बन सकती हैं इंडिया की पहली ट्राइबल और सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट, ठीक है। यानी पहली तो जनजातीय यानी जनजाति से आने वाली पहली राष्ट्रपति बन सकती हैं और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बन सकती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें मुर्मू की, ये एक जो द्रौपदी मुर्मू है ये ओडिशा बेस्ड संथाल जनजाति से हैं और ये नॉमिनी है फॉर द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, यानी प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए नॉमिनी है और ये एनडीए की तरफ से नॉमिनेट की गई हैं। अगर हम बात करें तो इनका नॉमिनेशन जेपी नड्डा के द्वारा किया गया है। जेपी नड्डा जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा क्या है इनका अनाउंसमेंट किया गया है। उसके बाद हरियाणा सीएम ने एक बुक को रिलीज किया है अष्टांग योगा को, ठीक है, और ये बुक लिखी गई है डॉक्टर सोनू फोगाट के द्वारा, ठीक है। तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने एक बुक को लॉन्च किया है जिसका नाम है अष्टांग योगा और ये लिखी है डॉक्टर सोनू फोगाट ने। अगर हम बात करें तो यही इसमें क्या था, हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने 8वें इंटरनेशनल योगा डे पर एक बुक को रिलीज किया है जिसका नाम है अष्टांग योगा और ये डॉक्टर सोनू फोगाट के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद श्रीलंका ने क्या किया है, रिवाइज किया है मिनिमम एज फॉर माइग्रेंट डोमेस्टिक वर्कर, ठीक है। अगर हम बात करें प्रवासी घरेलू कामगारों की, तो उनके लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो श्रीलंका ने क्या कर दी है, अब उसको रिवाइज कर दिया है, उसमें संशोधन किया है। अब ये जो समय सीमा है ये 21 साल की हो जाएगी, ठीक है। यानी अगर आप श्रीलंकन हैं और आप विदेश में जाकर काम करना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें डिटेल की तो श्रीलंका की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है और अमेंड किया है मिनिमम एज लिमिट फॉर वुमेन्स लिविंग फॉर फॉरेन एम्प्लॉयमेंट, वो कितनी हो गई है 21 साल। अगर हम बात करें कि श्रीलंकन महिलाओं के लिए अगर वो विदेश में जाकर काम करना चाहती है तो कम से कम उनकी उम्र 21 साल की होनी चाहिए, ऐसा अमेंड किया है श्रीलंकन गवर्नमेंट ने। अगर हम बात करें सऊदी अरब की जो एज लिमिट है वो 25 साल है, सऊदी अरब में 25 साल मिनिमम एज होनी चाहिए। अगर हम बात करें मिडल ईस्ट कंट्रीज की तो वहां पर लगभग सभी देशों में 23 साल
की उम्र मिनिमम रखी गई है। ठीक है, श्रीलंका ने 21 साल की उम्र एक तरीके से रखी है, ताकि जो भी महिला विदेश में जाकर काम करना चाहें तो उनकी उम्र कम से कम 21 साल की होनी चाहिए। अगर हम बात करें कैपिटल की, श्रीलंका के कैपिटल की, तो कोलंबो है और श्री जयवर्धनेपुरे कोटे हैं। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की, तो गोटाबया राजपक्सा है और यहाँ की करेंसी श्रीलंकन रुपी है, और हाल ही में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने हैं रनिल विक्रमसिंघे। रनिल विक्रमसिंघे यहाँ पर क्या है, नए प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद स्कालजेंग रिग्जिन ये पहले भारतीय माउंटेनियर हैं जिन्होंने अन्नपूर्णा चोटी पर फतेह हासिल की है। अन्नपूर्णा चोटी पर फतेह हासिल करने वाले पहले भारतीय हैं स्कालजंग रिग्जिन। इनके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। देखिए, स्कालजंग रिग्जिन ये क्या है, पहले माउंटेनियर हैं इंडिया से जिन्होंने माउंट अन्नपूर्णा की टॉप को फतेह किया है। ठीक है, और ये विदाउट द एड ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के यहाँ पर चढ़ाई की है अपने स्कालजंग रिग्जिन ने। ठीक है, अगर हम बात करें तो अन्नपूर्णा और लोहत्से पर ये चढ़ाई कर चुके हैं जो कि नेपाल में है। अगर हम बात करें अन्नपूर्णा की, ये वर्ल्ड की 8000 मीटर वाली बहुत ही एक चैलेंजिंग हिल है, जिस पर चैलेंजिंग पीक है, जिस पर हमारे स्कालजंग रिग्जिन ने फतेह हासिल की है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन है। पहले भारतीय आ गए तो इसके लिए आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये पहला, आखिरी, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, लीस्ट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। तो ये भारत के पहले माउंटेनियर है जो कि माउंट अन्नपूर्णा की टॉप पर चढ़े हैं। तो ये हैं अपने स्कालजंग रिग्जिन। आज के लिए इतनी ही न्यूज काफी है, और आई थिंक आपको सारी न्यूज समझ में आ गई है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।